हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? ठीक है, आई होप सब ठीक होंगे। और पिछला लेक्चर आपने बड़े ध्यान से देखा होगा। सेल बायोलॉजी का ये तीसरा लेक्चर है, बट लिपिड का आपका दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है ना। लिपिड को हम पहले लेक्चर में जान चुके हैं अच्छे से कि आपका लिपिड क्या होता है, लिपिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है ना। तो आज हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें। तो देखो, लिपिड्स में हमने सब चीज़ देख लिया था कि लिपिड्स जो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका सोल्यूबल होता है। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि जो लिपिड्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपका मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट भी बना रहा था और जो आपका स्टोरेज फॉर्म की तरह भी काम कर रहा था। ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैटी एसिड के बारे में कि आपका फैटी एसिड क्या होता है। हो सकता है इसमें 4 से ज़्यादा लेक्चर जाए, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि आपके 4 से ज़्यादा लेक्चर इसमें जाने वाले हैं। ठीक है ना। बट हम डिटेल में पढ़ेंगे, तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर लिपिड्स में से आता है, चाहे आपका वो गेट हो या फिर आपका जो है वो CSIR हो, ठीक है, तो आपको कहीं से भी अपना जो है छोड़ना नहीं है, कहीं से भी कोई सा टॉपिक अधूरा ना रह जाए। और एक बात याद रखना कि ICMR इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, यानी कि ICMR का जो है फॉर्म आपका मई में आएगा। ठीक है ना। तो उसमें स्टैटिक्स पूछी जाती है प्लस आपका लाइफ साइंस पूछा जाता है। आपको पता होगा 120 सीट्स होती हैं। तो देखो, अगर उसकी तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी में भी जो ये छोटी छोटी बातें मैं जो आपको PDF में नहीं मिलती और जो मैं मुंह से बोल देता हूँ, ठीक है ना, मुंह जवानी बोल देता हूँ, तो उस मुंह जवानी में से ज़्यादा आता है पूछा हुआ। ठीक है। तो अगर मैं कोई बात यहाँ पर बोल रहा हूँ जो इस PDF में आपको नहीं मिलती, तो आप अपनी डायरी में नोट कर लेना, क्योंकि जो ICMR होता है वो थोड़ा CSIR से हल्का होता है, इजी होता है। ठीक है ना। ICMR को निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है। और उसमें थोड़ी इजी ही बातें पूछी जाती हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या फिर कभी ICMR का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको पता होगा 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है। तो वे 1 लाइनर क्वेश्चन में उसमें आपकी बायोकेमिस्ट्री भी होती है, सेल बायोलॉजी भी होती है, यानी कि आपका देखो ऑलमोस्ट इकोलॉजी इवोल्यूशन एंड आपका इकोलॉजी इवोल्यूशन, अगर इन 2 यूनिट को छोड़ दो तो बाकी CSIR का सेम सिलेबस आपका जो है वो काम आ जाएगा ICMR में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और हैंड टू हैंड रिवीजन एंड रिकॉल करते हुए चलो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला फैटी एसिड। तो आज हम फैटी एसिड को बड़े ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं कि फैटी एसिड एक्चुअल में हमारा होता क्या है। ठीक है ना। इससे पहले हम काफ़ी कुछ लिपिड्स में आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर वैक्स होगा तो वैक्स में क्या बनेगा, आपका TG होगा, TG किस चीज़ से बनना है, फॉस्फोलिपिड्स है तो वो किस चीज़ से मिलकर बनना है, ग्लाइकोलिपिड है वो किस चीज़ से मिलकर बनना होगा। आपको देखो, आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आपको यहाँ पर फैटी एसिड हर जगह मिल रहा है। ठीक है ना। फैटी एसिड हर जगह मिल रहा है। स्टेरॉइड आपका एक ड्राइव्ड पार्ट है। ठीक है ना। स्टेरॉइड कैसा ड्राइव्ड पार्ट है, इसलिए यहाँ पर फैटी एसिड नहीं मिल पा रहा आपको। बट यहाँ पर जो जितने भी आपको ये वाले पार्ट चमक रहे हैं, इतने पार्ट चमक रहे हैं, या तो ये सिंपल है या फिर आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, और इन सब में आपको फैटी एसिड मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फैटी एसिड क्या है, आपकी लिपिड की बेसिक नीड है। ठीक है ना। आपकी लिपिड की जो है बेसिक नीड है, तो फैटी एसिड को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चाहे हम वैक्स पढ़ें, चाहे हम आपका फिर इसके बाद फॉस्फोलिपिड पढ़ें, TG पढ़ें, या फिर हम आपका ग्लाइकोलिपिड पढ़ें, सब में आपका फैटी एसिड को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना। ये हम रोड मैप देख चुके थे कि किस प्रकार से आपका रोड मैप होता है। इसके बाद लिपिड्स के हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट देखे थे कि आपका किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया, कौन कौन सी लिपिड्स की आपकी क्लास पाई जाती है और कौन कौन से कंपोनेंट इन क्लास में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वो सब चीज़ हम देख चुके हैं। फंक्शन हमने बहुत ही अच्छे से देखे थे कि किस प्रकार से आपका लिपिड जो है क्या क्या फंक्शन करने वाला है। हमने रोल्स देखे थे कि अलग अलग लिपिड्स के अलग अलग जगह किस प्रकार से आपके रोल्स जो है वे पाए जाएंगे। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैटी एसिड के बारे में कि फैटी एसिड क्या होता है।
ठीक है ना। और यही असल में आपका पहला टॉपिक है लिपिड्स में, ठीक है ना, पहला टॉपिक है लिपिड्स में। तो देखो अब इसका नाम देखो, फैटी प्लस एसिड, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बनना है फैटी प्लस एसिड, यानी कि एक तो इसमें एसिड जरूर पाया जाएगा, ठीक है ना। एसिड कौन सा पाया जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड, यानी कि COOH पाया जाने वाला है, ठीक है ना, COOH पाया जाने वाला है। तो एसिड ये हो गया। दूसरा क्या पाया जाएगा, दूसरा पाई जाएगी हाइड्रोकार्बन की एक चैन, ठीक है ना, क्या पाई जाएगी, हाइड्रोकार्बन की एक चैन, यानी कि हाइड्रोकार्बन की एक चैन पाई जाएगी। और इन दोनों को मिलाने पर आपका फैटी एसिड बनता है। याद रखना ये कार्बोक्जिलिक चैन और हाइड्रोकार्बन जो होता है आपस में जब मिलते हैं तो ईथर बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ईथर बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये मान लो आपका एक फैटी एसिड की, ये आपका एक फैटी एसिड है, ठीक है ना। अभी सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है हमें कुछ नहीं पता, बट अभी हम इसको मान करके चल रहे हैं ये आपका एक फैटी एसिड चैन है। तो देखो ये जो आपको ये इस प्रकार से जिस प्रकार से साफ रहता है ना, तिरछी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग, ये जो फॉर्म है ये है आपकी हाइड्रोकार्बन की चैन, ठीक है ना। और ऊपर आपको एक कार्बोक्जिलिक ग्रुप दिख रहा होगा जिसमें COOH होता है। यहाँ पर H जो है रिड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। किस प्रकार से हो चुका है तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता लगा होगा आई होप कि फैटी एसिड का मतलब क्या है, यानी कि फैटी एसिड दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक उसमें एसिड पाया जा रहा है, दूसरा उसमें हाइड्रोकार्बन की चैन पाई जा रही है। तो यहाँ पर देखो आप कुछ पढ़ लेते हैं कि फैटी एसिड्स क्या है, कि लॉन्ग चैन कार्बोक्जिलिक एसिड, यानी कि एक लॉन्ग चैन है जिसके लास्ट में आपका कार्बोक्जिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। अब देखो लॉन्ग चैन किस चीज़ की है, तो लॉन्ग चैन आपकी हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन की आपकी लॉन्ग चैन होती है। यानी कि यहाँ पर जो आपके CH बीच में क्या है, यहाँ पर CH2 ये पार्ट आपके पाए जा रहे होंगे, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में जो होता है एक मेथेन पार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक मेथेन पार्ट आपका पाया जाता है, यानी कि CH3 पाया जाता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए मेथेन क्या होता है, मिथाइल क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको इन, ईल, केन, काइल, तो इन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने मान करके चला कि ये फैटी एसिड थे। अब इस फैटी एसिड में सबसे जो एक एंड है उस एंड पर पाया जा रहा है कार्बोक्जिलिक ग्रुप, ठीक है ना, उस एक एंड पर पाया जा रहा है कार्बोक्जिलिक ग्रुप। और जो आपसे अटैच हाइड्रोकार्बन, यानी कि बीच में CH2 और सबसे लास्ट वाला जो है इसको बोलते हैं मेथेन। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फॉर्म फैट एंड ऑयल, जो आपका फैटी एसिड होता है वो फैट बनाते हैं तथा आपके ऑयल्स बनाते हैं, ठीक है ना। क्या क्या बनाएंगे, या तो फैट बनाएंगे या फिर ऑयल्स बनाएंगे। दोनों की प्रॉपर्टी को हम आगे देखने वाले हैं। यूजुअली हैव एन इवन नंबर ऑफ कार्बन। और याद रखना आपको जो फैटी एसिड मिलेंगे हमेशा या तो दो हाइड्रोकार्बन होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, ठीक है ना, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, 18 होंगे, 20, 22, 24, यानी कि आपको इवन नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो फैटी एसिड में जो हाइड्रोकार्बन होंगे, यानी कि HC होगा आपका, इसको H2C बोल देते हैं, ये आपके हाइड्रोकार्बन क्या मिलने वाले हैं आपको, ये इवन नंबर की फॉर्म में मिलने वाले हैं। बहुत कम ही एक्सेप्शन होता है कि आपको ऑड नंबर मिल जाए 1-2 में, ठीक है ना, 1-2 में ऑड नंबर मिल जाए, बहुत रेयर केस होता है। मोस्टली क्या, अधिक से अधिक, यानी कि मैं तो कहूँगा कि सारे के सारे आपके जो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे वो इवन नंबर में मिलेंगे। यानी कि हाइड्रोकार्बन 2 हो सकते हैं, तो कोई एक कार्बोक्जिलिक ग्रुप तो है ही, ठीक है ना, एक कार्बोक्जिलिक ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पर कार्बन गिनना चाहूँ तो मैं यहाँ पर बड़े ही आराम से कार्बन गिन सकता हूँ। यानी कि देखो हाइड्रोकार्बन पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा, चौथा, नंबर 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां,
16, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 मिले, 16 यहाँ पर हाइड्रोकार्बन मुझको मिल गए हैं, ठीक है ना। और देखो ये जो ये अगर एक ही फॉर्म में गिने तो ये कहलाते हैं सिस, बट जब हम कंपेयर करते हैं दो, यानी कि एक को इसके साथ कंपेयर करेंगे, दो डिफरेंट अपोजिशन जो हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी हुई है, अगर हम उनको देखेंगे तो वे कहलाएंगे आपके ट्रांस, यानी कि सिस में जो होती है सेम आपकी पोजीशन पाई जाती है, ठीक है ना, और ट्रांस में आपकी डिफरेंट पोजीशन पाई जाती है, जो कि बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको बता चुका हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अब फैटी एसिड जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड, दूसरे होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपके सैचुरेटेड क्या होते हैं वो देख लो। जो आपके सैचुरेटेड होंगे उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, कोई सा भी फैटी एसिड हो सबके अंदर सिंगल बॉन्ड ही पाया जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं नजर आएगा, सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। इसको किस प्रकार से याद रखना है आगे मैं निमोनिक्स बता दूंगा, तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका सैचुरेटेड है, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, सिंगल बॉन्ड बनने वाला है, क्या होने वाला है, तो आगे मैं आपको निमोनिक्स बताने वाला हूँ और काफ़ी अच्छा निमोनिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सैचुरेटेड की जब बात आती है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड होने वाले हैं, बात नंबर 1। दूसरा जो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो पाया जाता है, ठीक है ना। एक बॉन्ड पाया जाए, जो एक डबल बॉन्ड पाया जाए, 2 डबल बॉन्ड पाया जाए, 3 डबल बॉन्ड पाया जाए, 4 डबल बॉन्ड पाए जाए, एज सो ऑन आपके डबल बॉन्ड पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो अनसैचुरेटेड है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक को बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, जैसे कि इसका नाम बता रहा है मोनो का मतलब होता है वन, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। लेकिन जिसमें 2 बॉन्ड या फिर 2 से अधिक बॉन्ड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। पॉली अनसैचुरेटेड क्या होता है कि 2 और 2 से अधिक डबल बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद मोस्ट डबल बॉन्ड आर सिस बॉन्ड्स, ठीक है ना, दैट कोज ए बैंड इन द चैन, यानी कि जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन में बनते हैं, ये डबल बॉन्ड आपके सिस की पोजीशन में बनते हैं। अभी आगे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका सिस की पोजीशन में बन रहे हैं और ये क्यों सिस की पोजीशन में बन रहे हैं, ठीक है। तो वो हम आगे देखने वाले हैं। और इस सिस पोजीशन में बनने के कारण ही इनमें बैंडिंग आ जाती है, इनमें क्या आ जाती है, बैंडिंग आ जाती है। तो देखो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ पर एक प्रकार से वैंडिंग आ गई, यानी कि पहले ऐसा था, डैश से ही डबल बॉन्ड हुआ आपका, इस प्रकार से वैंडिंग इसमें आ गई है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब इस सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको सब जगह CH2, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी आपका CH2 है, ये भी CH2 है, CH2, और सब में ही आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सब में कैसा बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड नजर आने के साथ साथ बीच में आपको CH2, ये भी आपका CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, और लास्ट में आपको CH3 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा लास्ट में, CH3, इसको ही बोलते हैं मेथेन, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है स्टार्टिंग में एक ग्रुप था जो कि एसिडिक नेचर का था, ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड H का, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड H का, जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह देते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हुआ होता है, और ये जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं ईथर बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। अगर मैंने पीछे ईथर बताया हूँ तो ईथर नहीं, अब याद रखना एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, एस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है ना, कन्फर्म है एस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है।
अब देखो इसके बाद जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड में आपको क्या मिलेगा कि जहां पर भी आपका डबल बॉन्ड दिखा, जहां पर भी मान लो यहां पर से आपकी चैन स्टार्ट होती, जैसे ही आपका डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड जो है सिस कंडीशन में बनेगा। डबल बॉन्ड कैसा बनेगा? सिस कंडीशन में। अब देखो सिस कंडीशन क्या है कि यहाँ पर CH दोनों क्या है? सेम साइड पर आ गए, ठीक है ना, सेम साइड पर आपके CH आ गए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपका बोला जाता है सिस कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सिस कंडीशन आपका बोला जाता है, ठीक है ना। और जहां से आपका डबल बॉन्ड बना वहीं से ये कैसा हो गया? बैंड हो गया। तो अनसैचुरेटेड जो होते हैं आपके बैंड पोजीशन में पाए जाते हैं, जबकि सैचुरेटेड जो होते हैं अनबैंड पोजीशन में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अभी समझना है, केवल रटना नहीं है, ठीक है ना। रटने के लिए जहाँ पर होता है मैं आपको बता देता हूँ, कब अभी केवल आपको समझना है कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। एग्जाम्पल की बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है ना, कि कौन किसका एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि आपका जो फैटी एसिड होता है वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपका हाइड्रोकार्बन चैन से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। इतनी बात मैंने बता दी। सैचुरेटेड में क्या होता है कि आपका कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, यानी कि आपकी एक सिंगल बॉन्ड की चैन, मतलब आपका सिंगल चैन पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड पाया जा सकता है या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग चाहे आपकी सैचुरेटेड हो, देखो चाहे आपकी सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, इनमें कितने तो आपके हाइड्रोकार्बन पाए जा रहे हैं या फिर कितने आपके डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड आपको देखने को मिलेंगे। हम अभी आगे बात करेंगे कि कौन कौन से आपके फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। उनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सैचुरेटेड अब आपको पता लग गया होगा कि सैचुरेटेड यानी कि सीधा, सैचुरेटेड यानी कि सीधा, यानी कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। सैचुरेटेड है, सीधा है, सिंगल बॉन्ड है। और याद रख लेना कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जितने भी फैट आपको सॉलिड मिलते हैं, जितने भी फैट आपको सॉलिड मिलते हैं, जितने भी एनिमल फैट्स होते हैं, लाइक घी जो आप घर में खाते हो, ठीक है ना, वो वाला घी, बटर, ये सब क्या है? ये सब आपके सैचुरेटेड हैं। ये सब कैसे हैं? सैचुरेटेड हैं। तो इस S को मत भूलना। S का मतलब होता है सैचुरेटेड और इस S का ही मतलब होता है सीधा और इस S का ही मतलब होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर आपको सॉलिड में मिलने वाले हैं। और इस S का ही मतलब होता है आपका, ठीक है ना, एक तो एक S का मतलब सॉलिड, एक S का मतलब सैचुरेटेड, एक S का मतलब सीधा, ठीक है ना। और आगे जो है, आगे एक S का मतलब मैं अभी आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप केवल इतना ही याद रखना कि सैचुरेटेड में आप S याद रख के चले जाना कि अगर आपको सीधा चमक रहा है यानी कि आपको फैटी एसिड सीधा है तो आपका वो सैचुरेटेड होने वाला है। सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पर कोई सा भी आपका जो केमिकल है अगर वो सॉलिड है तो वो आपका सैचुरेटेड होने वाला है, ठीक है ना। सिंगल, हाँ अब याद आ गया है कि आपका जो है अगर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो आपका कैसा होने वाला है? वो भी आपका सैचुरेटेड होने वाला है। यानी कि आपको इस S की प्रॉपर्टी नहीं भूलनी है। अगर इस S को याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अब इस सैचुरेटेड मतलब आपको सीधा मिलेगा, नंबर 1 सीधा मिलेगा। दूसरी बात सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है। तीसरी बात जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उसमें कोई सा भी केमिकल हो, चाहे वो आपका बटर हो, चाहे आपका फैट हो, जो आपका घर में घी होता है, ठीक है, या फिर आपके घर में नॉनी घी होता है। अगर किसी ने नॉनी घी खाया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गांव में मिलता है नॉनी घी और काफ़ी स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो नॉनी घी भी कैसा आपका सैचुरेटेड होता है, यानी कि जितने भी एनिमल फैट होते हैं वे सब आपके कैसे हैं? सैचुरेटेड होने वाले हैं, ठीक है। जबकि जो आपके जितने भी ऑयल प्रोडक्ट हैं, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, जितने भी आपको प्लांट से ऑयल मिलते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपको प्लांट से ऑयल मिलते हैं वे सब अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, उनमें डबल बॉन्ड होता है। और ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, और मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से वे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कैसे, मैंने अभी क्या स्टेटमेंट कहा है उसको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ जब हम फैटी एसिड की
प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम टीएम की बात करेंगे कि आपका डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है आप कहोगे कि सर डबल बॉन्ड है मजबूती ज़्यादा होनी चाहिए तो आपका फैट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब आपका ये लिक्विड क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें आ जाता है वैंड, ठीक है ना, इसमें आ जाता है वैंड। यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि मान लो आप 10 डंडे लो, ठीक है ना, 10 मतलब सीधे सीधे जो है 10 डंडे लो, ठीक है, डंडे याद आ रहा है इस समय मुझे, और उनको मिला दो तो वो सीधे कम जगह घेरेंगे, वे सीधे कम जगह घेरेंगे। बट आप अब ऐसी लकड़ी लो, ठीक है ना, जो तिरछी हो, जो एक दूसरे एक जगह से तिरछी हो, ठीक है ना। अगर अब आप उसको मिलाओगे तो वो आपस में अगर सीधे डंडे थे तो उनका जो कॉम्पैक्शन है, जो उनका कॉम्पैक्शन है वो ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना, यानी कि वे एक जगह कॉम्पैक्ट हो रहे थे, जो सीधी सीधी चीज़ थी, ठीक है ना, जो सीधी सीधी चीज़ थी वो कॉम्पैक्शन ज़्यादा हो रहा था। बट अगर वहीं पर आप बैंडिंग चीज़ लोगे, मुड़ी हुई चीज़ लोगे, और जब आप उसमें कॉम्पैक्शन करोगे, यानी कि जब उसको आप संघनन करने की कोशिश करोगे, एक जगह जोड़ने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा थोड़ा गैप आता रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, उनमें गैप आएगा, और उस गैप के आने की वजह से जो हीट इंसुलेटर है, जो आपकी ऊष्मा है, वो बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पार हो जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हम ऊष्मा को, अगर मैं यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ पर इतने ये लकड़ी ले लेता हूँ, यानी कि इतने आपके जो है फैटी एसिड ले लेता हूँ, और अगर मैं अब इनके बीच में से, ठीक है ना, अब इनको मैं कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, कॉम्पैक्ट मतलब इनको संघनन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो है कॉम्पैक्शन कुछ इस प्रकार का आने वाला है, ठीक है ना, कॉम्पैक्शन कुछ इस प्रकार का आने वाला है। यानी कि अब ये आपस में तुरंत, मतलब एक के बाद अगर मैं दूसरा भिड़ाना चाहूँगा तो बिल्कुल एकदम इससे लगता हुआ भिड़ जाएगा, ठीक है ना, दूसरा जो है एकदम इससे लगता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसको हीट प्रोवाइड कराऊंगा तो हीट प्रोवाइड इसको पेनिट्रेशन करने में ज़्यादा टाइम लेगी, यानी कि मान लो वो पहले यहाँ तक पहुँचेगी, फिर उसके बाद यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक है ना। यानी कि जो इसको जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो इसको टीएम देना पड़ेगा। टीएम क्या होता है, टीएम होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी हाफ जो है वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसको बोलते हैं टीएम, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो है आपका कोई सा भी कंपोनेंट हाफ मेल्ट हो जाए उसको बोलते हैं टीएम, ठीक है। मैं आपको जब मैंने न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया था तो मैं आपको टीएम का मतलब वहाँ पर बता चुका था, ठीक है ना। तो ये तो था आपका सिंगल बॉन्ड के लिए, ये था आपका सिंगल बॉन्ड के लिए। बट यहीं पर देखो अगर मैं कुछ ऐसी टेढ़ी मूढ़ी लकड़ी ले लूँ, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ले लूँ, अब मैं अगर इनका कॉम्पैक्शन करवाने लगूँ, ठीक है ना, इनको जो है एक जगह जोड़ने की कोशिश करूँ, तो ये आपस में लड़ेंगी और इनके जो बीच में है थोड़ी थोड़ी जगह बची रहेगी, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बची रहेगी। और इसके बाद अगर मैं इसको हीट करूँगा तो हीट करने के बाद जो ऊष्मा है वो तुरंत इसको पार करेगी, इसको पार करेगी, यानी कि उसको फ्री स्पेस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, फ्री स्पेस ज़्यादा मिलेगा ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड ने क्या कर दिया, आपके जो फैटी एसिड था उसको वैंड कर दिया, ठीक है ना, जो फैटी एसिड था उसको वैंड कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो अब जो ऊष्मा का पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, यानी कि इसका जो है टीएम बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, ठीक है ना, इसका टीएम क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड का टीएम जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू अनसैचुरेटेड। और यही कारण होता है कि देखो अब यहाँ पर इसका टीएम ज़्यादा है, टीएम ज़्यादा है यानी कि इसको पिघलने के लिए, मेल्टिंग होने के लिए कम से कम आपका 70-80 डिग्री चाहिए, ठीक है ना, 70-80 डिग्री चाहिए, तब जा कर के ये मेल्ट होगा। और इसमें हमारे सॉलिड पाए जा रहे हैं, सॉलिड मतलब एनिमल फैट्स, जैसे नोनी घी, आपका जो देसी घी होता है, आपका बटर होता है, वे चीज़, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है जो भी आपके अनसैचुरेटेड हैं, जैसे कि ऑयल, यानी कि आपका सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, ऑलिक ऑयल, जो आपका ऑलिक ऑयल, कौन कौन से ऑयल्स होते हैं, ठीक है ना, वे ऑयल्स हो सकते हैं। तो क्यों वे लिक्विड क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो टीएम है वो बहुत कम है। और टीएम कम क्यों है, क्योंकि उनके अंदर बैंडिंग पाई जा रही है, ठीक है ना, उनके अंदर बैंडिंग पाई जा रही है, इसलिए उनका टीएम कम है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, आपको आई होप अब थोड़ा बहुत पता लगा होगा कि सैचुरेटेड में सॉलिड क्यों होते हैं और अनसैचुरेटेड में आपके जो है लिक्विड में क्यों पाए जाते हैं।
तो अगर पहले से इतनी बात पता लगी थी तो मतलब पहले से ये बात पता थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी पता लगी है तो वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है भाई साहब आप कोई सा भी ना तो लाइक करता ना शेयर करता, ठीक है। व्यूज़ तो आ जाते हैं 50-50, बट आप जब देखो कि कितने लाइक आ रहे हैं, कितने आप शेयरिंग हो रही है, तो एक भी शेयरिंग नहीं मिलती, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास डैशबोर्ड रहता है और वहाँ पर सब कुछ पता लगता है कि कौन बंदा लाइक कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है वीडियो को, ठीक है ना, और कौन कितने मिनट देख करके जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप जिस भी आईडी से देख रहे होंगे तो उस आईडी से मैं ये देख सकता हूँ कि इस बंदे ने इतने देर तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक वीडियो देखी है, मुझे ये सब भी पता लग जाता है डैशबोर्ड से, ठीक है। और आजकल अपन इतना फ्री है कि मैं बस यही काम कर रहा हूँ कि कौन वीडियो को कितनी देर तक देख रहा है, ठीक है। तो भाई साहब मत देख लो अब आप, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कि फैटी एसिड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे अंदर कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे अंदर फैटी एसिड बनते हैं वे बनते हैं विटामिन की हेल्प से, और विटामिन में भी कौन से आपके एडक, ठीक है ना, एडक यानी कि ADEK, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। मैं आपको विटामिन पढ़ा चुका हूँ, इनकी ही हेल्प से आपके फैटी एसिड बन पाते हैं, ठीक है ना, इनकी ही हेल्प से आपके विटामिन जो आप है फैटी एसिड बन पाते हैं। बट अब ऐसा होता है कि सभी जो फैटी एसिड है हमारे शरीर में बन नहीं पाते, ठीक है ना। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारे अंदर एंजाइम्स नहीं पाए जाते बे वाले, जिनको जो है जो मतलब फैटी एसिड को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो हमारे शरीर में फैटी एसिड नहीं बन पा रहे हैं उनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, हमारे शरीर के लिए वे इसेंशियल होते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है इसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है ना। इसलिए उनको कैसा नाम दिया गया है, इसेंशियल फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं वे, याद रख लेना, वे कैसे होते हैं नेचर में, पॉली अनसैचुरेटेड, यानी कि वहाँ पर जो है जो डबल बॉन्ड है वो एक से ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है ना, 2, 3, 4 इतने बॉन्ड पाए जा रहे हैं। वे कौन कौन से हो सकते हैं, लिनोलेइक एसिड हो सकते हैं, लिनोलेनिक एसिड हो सकते हैं। प्रोनंसिएशन में मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ, तो प्रोनंसिएशन में अगर मैं इनको थोड़ा प्रोनंसिएशन इनका थोड़ा गलत कर दूँ तो क्षमा करना, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आपके 2 होते हैं, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आपके 3 होते हैं, ठीक है ना। आगे हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से किस में कितने डबल बॉन्ड होने वाले हैं, ठीक है। लैक ऑफ इन इन्फेंट कोज स्किन डर्मेटिस, यानी कि जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है वे कर सकते हैं ये, ठीक है ना। तो अगर इनकी कमी हो गई तो इनकी कमी से आपको जो है स्किन डिजीज हो सकती है, आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से विकसित ना हो पाए, आपको अगर कोई बात समझानी हो, मैं अगर कोई बात समझाता हूँ तो वो एक बार में ना आए, उसको समझाने के लिए मुझे 4 बार समझाना पड़े। तो ड्यू टू दिस लिपिड, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को चाहिए होता है ये फैटी एसिड। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जो आपकी माइलेटेड शीथ होती है, माइलेटेड सेल होती है, उसको जो है डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के लिए लिपिड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ आपको जो आपका लिनोलेइक है एंड लिनोलेनिक है ये आपको बाहर से मिलती है। बाहर से कहाँ से मिलती है, सनफ्लावर ऑयल जो आता है, जो आपका फिश ऑयल आता है, मछली का तेल, वहाँ से मिलती है, मीट से मिलती है, ठीक है ना। तो वेजिटेबल्स से भी मिलती है, आपके काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं जहाँ से ये आपको मिल पाते हैं। तो आगे मैंने समरी दी हुई है कि आपको ये कहाँ से मिल पाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर अभी केवल आपको ये याद कैसे करने हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो ऐसे करना है, इस लिपिड वाले लेक्चर को जितने भी इसके 3 से 4 लेक्चर रहेंगे इनको सबको 2-2, 3-3 बार करके देखना, ठीक है ना। अगर पहली बार देख रहा हूँ और पहली बार अगर आपको कोई सा शब्द कोई सा वर्ड जो है यहाँ पर न्यू लग रहा है तो वो आपको फिर रिवाइज करके देखना ही है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके CSIR के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद जो है एक फैटी एसिड होता है जिसका नाम होता है अराकिडोनोइक, ठीक है ना, अराकिडोनोइक।
Arachidonic acid is converted into the prostaglandins which serve as local chemical messenger। यानी कि देखो, अगर आपके शरीर में कहीं पर चोट लगी, अब उसका पता ब्रेन को कैसा लगेगा। अगर आपको प्यास लगी, थर्स्टी हो, आप प्यास हो, उसका पता ब्रेन को कैसा लगेगा। आपको कहीं पर दर्द हो रहा है, उसका पता कैसे लगेगा, ठीक है ना। या फिर आपका हार्मोन्स कभी कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, मोस्टली इन वुमेन, ठीक है। तो पीछे जो है आपके हुए लिपिड्स, जो जितने भी लिपिड्स से बने हुए हार्मोन्स होते हैं वे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एराकिडोनोइक का एक जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, इसका एक एग्जाम्पल है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन। जब हम इकेसोनोइड को पढ़ेंगे, याद रख लेना, जब हम इकेसोनोइड को पढ़ेंगे तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन को हम बहुत ही ज़्यादा इसका पाथवे भी पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस प्रोस्टाग्लैंडिन को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि CSIR में ऑलमोस्ट, अगर मैं पीछे कम से कम 12-13 साल के पेपर उठा करके देखूं तो कम से कम 3 से 4 बार इस प्रोस्टाग्लैंडिन से ही पूछा जा चुका है, इसके पाथवे से पूछा जा चुका है, इसके ऊपर कोई से भी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इसलिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या पता इस बार आपका प्रोस्टाग्लैंडिन से ही पूछ ले, ठीक है ना। तो इसका पाथवे भी हम देखने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई ना कि आपके कौन से इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि बताइए इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ नेट चार्ज कैसे कैलकुलेट करें, चाहे वो आपका न्यूक्लियोटाइड हो, अमाइनो एसिड हो, पॉलीपेप्टाइड्स हो, प्रोटीन्स हो, ठीक है ना। और याद रख लेना फैटी एसिड पे भी आपका नेट चार्ज होता है, ठीक है ना। फैटी एसिड पे भी नेट चार्ज निकालने को आता है। तो नेट चार्ज भी हम निकालने मतलब देखेंगे कि किस प्रकार से नेट चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सा रहा पढ़ने को। तो भाई साहब कमर जो है कस लो क्योंकि अब जो है पढ़ना है। और हो सकता है कि आपका जो है मार्च के एंड में CSIR का नोटिफिकेशन 10 मतलब आ जाए, ठीक है ना। मेरी उम्मीद तो यही है। वैसा अगर थोड़ा बहुत और डिले हो जाए तो फ़ायदा है उसमें, क्योंकि हम और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको मतलब किस प्रकार से जो भी ओल्डर सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग के अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, ओमेगा क्या है, तो वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। फैटी एसिड स्ट्रक्चर फार्मूलाज एंड स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है ना। तो बेसिकली वैसे तो देखो, अब अगर कोई भी हमारे पास एक चैन है, ये चैन है, तो इस चैन को हम किस नाम से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इसमें अल्फ़ा कहाँ पर होता है, इसमें बीटा कहाँ पर होता है, आपका जो है ओमेगा क्या है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो देखो, वाई एन ओल्डर सिस्टम इन ए फैटी एसिड सेकेंड कार्बन इज रेफर टू एज द अल्फा कार्बन, थर्ड कार्बन एज द बीटा कार्बन एंड मिथाइल कार्बन एज द ओमेगा कार्बन। यानी कि क्या कहा गया है इनमें, अगर आपकी कोई सी भी एक फैटी एसिड की चैन होगी, मान लो ये आपकी फैटी एसिड की चैन होगी, और अगर हम इसमें कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं ना ऑलरेडी जो है मतलब यहाँ पर किल्लम काट सी करके दी है। तो देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन कहलाएगा फर्स्ट, ये वाला कार्बन कहलाएगा सेकंड, ये वाला कार्बन कहलाएगा थर्ड, ये वाला कार्बन कहलाएगा फोर्थ एंड ये वाला कार्बन कहलाएगा फिफ्थ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कार्बन आपके कहलाए जाने वाले हैं। तो पहले कार्बन को छोड़ करके जो दूसरा कार्बन होगा इसको बोलेंगे हम अल्फा। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। जो सेकंड कार्बन होगा उसको बोलेंगे गामा कार्बन, सॉरी इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है ना। इसके बाद गामा, एप्सिलॉन, और ये जो ग्रीक की जो आपका गणित है वो चलता हुआ आएगा। और याद रख लेना सबसे लास्ट में अगर कहीं पर भी ख़त्म होए तो हम उसको बोलेंगे ओमेगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलने वाले हैं, ओमेगा बोलने वाले हैं। चाहे इसमें हमारे 2 ही हाइड्रोकार्बन हो, अगर 2 हाइड्रोकार्बन होंगे तो देखो यहाँ पर पहला अल्फा हो जाएगा और दूसरा तुरंत हमारा ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा तुरंत ओमेगा हो जाएगा। अगर हमारे 4 हाइड्रोकार्बन होंगे तो आपका पहला कार्बन ऐसे छोड़ेंगे, दूसरा कार्बन हमारा अल्फा, तीसरा बीटा, चौथा गामा एंड आपका जो
जो दूसरा है वो अल्फा, तीसरा बीटा एंड चौथा जो है आपका ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सबसे लास्ट में अगर यहाँ पर मान लो 6, मैं यहाँ पर 6 कार्बन रखूँ तो पहला कार्बन को छोड़कर दूसरा कार्बन आपका कैसा होने वाला है, अल्फा होने वाला है, सॉरी दूसरा कार्बन आपका अल्फा होने वाला है, तीसरा कार्बन बीटा एंड देन गामा देन एप्सिलॉन, ठीक है ना, एप्सिलॉन, और सो ऑन चलता रहेगा। और जो आपका छठा कार्बन होगा वो आपका कैसा होने वाला है, ओमेगा होने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपकी कोई मतलब नहीं कितनी लंबी चैन हो, सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है वो कहलाता है आपका ओमेगा, वो क्या कहलाता है, ओमेगा। और अल्फा कार्बन कहाँ पर होता है, पहले कार्बन को छोड़ करके जो दूसरा कार्बन होता है उसको बोलते हैं आपके अल्फा कार्बन। यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये आपका C डबल बॉन्ड यानी कि COOH था, ठीक है ना, क्या था, COOH था। अब यहाँ पर पहले कार्बन को छोड़ दिया, दूसरा कार्बन क्या कहला रहा है यहाँ पर, तो वो कहला रहा है आपका अल्फा। इसके बाद तीसरा कार्बन कहला रहा है आपका बीटा, और यहाँ पर जो N का मतलब है यानी कि यहाँ पर आपके इतने नंबर मतलब इतने हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, ठीक है ना, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा। अब इसके बाद ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। और जो सबसे लास्ट वाला आपका जो आपका मतलब मिथाइल ग्रुप होगा इस फैटी एसिड चैन पर, वो होने वाला है आपका ओमेगा, ठीक है ना। तो बस आपको इतनी सी ही बात याद रखनी है। अब जो इसका नामकरण है या तो हम ओमेगा से इसका नामकरण कर सकते हैं या फिर हम जो है कार्बोक्जिलिक एसिड से इसका नामकरण कर सकते हैं। तो इतना जो मैंने आपको बताया है, यानी कि देखो आपने सुना होगा कि किसी भी फ्रूट्स में या फिर किसी भी आपके फैट में ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9, या फिर आप देखते होंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें ओमेगा 3 पाया जा रहा है, इसमें फाइबर पाया जा रहा है जो कि डाइजेशन में अच्छा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने नाम सुने होंगे। तो जो भी नाम रहते हैं तो याद रख लेना ओमेगा आपके कौन से कार्बन पे आ रहा है, ठीक है ना, ओमेगा आपके कौन से कार्बन पे आ रहा है, तो ये ओमेगा के बेस पर नाम होते हैं। बट कहीं कहीं पर आप सुनते होंगे कि जो नाम है नाम डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, जैसे ओल्मिक एसिड, पॉल्मिटिक एसिड, ठीक है ना, लोरिक एसिड, लोरियोनोइक एसिड। तो इस प्रकार से जो नाम दिए जाते हैं वे नाम दिए जाते हैं कार्बोक्जिलिक ग्रुप के कारण, ठीक है ना, वे नाम दिए जाते हैं कार्बोक्जिलिक ग्रुप के कारण। यानी कि जो फैटी एसिड होते हैं अब उसको हम 2 प्रकार से नामकरण कर सकते हैं, या तो हम कहें कि ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9, उसमें भी आपके काफ़ी सारे, ठीक है ना, इसके बाद भी आपके नाम होते हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा ओमेगा को, ठीक है, कि ओमेगा इसमें जो है ओमेगा 3 पाया जा रहा है, ओमेगा 2 पाया जा रहा है। कोई सा तेल आई थिंक किसी ब्रांड का, उसमें बोलते हैं कि इसमें ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है, ओमेगा 3 भी है, सब कुछ दे रखा है। बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद कार्बोक्जिलिक ग्रुप जितने भी आपको नाम दिए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके, मतलब जैसे भी आपके जैसा पाल्मिटिलिक एसिड, इसके बाद एराकिडोनोइक एसिड, ओलिक एसिड, तो ये सब क्या है, ये सब आपके कार्बोक्जिलिक ग्रुप से नाम दिए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आई थिंक आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने आपको बड़े ही अच्छे से ये समझा दिया है, ठीक है भाई। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आई होप आपकी समझ में आई होगी। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि पीछे फैटी एसिड जो है हम पढ़ चुके हैं कि अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं। अगर सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, स्ट्रेट पाया जाता है यानी कि सीधा पाया जाता है, और आपके सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, जो कंपोनेंट होते हैं वे सॉलिड होते हैं। और इन सब में ये सारे जो इतने भी सैचुरेटेड होते हैं हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। यानी कि जितना आप घी पेलते हो, जितना नॉनी घी पेलते हो, बटर खाते हो, ठीक है ना, अपनी सब्जियों में भर भर के चपातियों पे रोटियों पे लगा लगा के घी खा रहा हूँ, भाई साहब हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली बन रहे हैं वे, ठीक है ना, हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। तो मैं बाहर से घी खाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपका शरीर ज़्यादा दुबला पतला है तो आपको नीड है, बट अगर आप विटामिन सही मात्रा में ले रहे हो और अगर आपका शरीर सही से काम कर रहा है तो आपको घी खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो एग्जाम्पल है ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है ना, ब्यूट्रिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। याद रखना जो ब्यूट्रिक एसिड होता है वो आपको डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, यानी कि जो मिल्क होता है मिल्क के प्रोडक्ट में आपको ब्यूट्रिक एसिड मिलता है।
पाल्मिटोलिक एसिड आपको वेजिटेबल्स एंड मीट से मिल जाता है। स्टेरिक एसिड भी आपको मीट एंड आपका क्या होता है, जितने भी आपके वेजिटेबल्स होते हैं, अगर आप बाहर से लेना चाह रहे हो तो वहाँ से मिल जाता है, बट नॉर्मल हमारे शरीर में भी ये बनता रहता है, ठीक है ना। तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, ठीक है। इसके बाद जो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड में भी अब आपके दो आ जाते हैं, एक नॉन इसेंशियल, एक आपके इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारे शरीर में बन रहे हैं, जो हमारे शरीर में बन रहे हैं, लाइक ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 3 याद रखने ना, नॉन इसेंशियल ओमेगा 3 के जो एग्जाम्पल है वे हैं EPA एंड DHA। अब इनकी क्या फुल फॉर्म होती है, क्या फंक्शन होती है, आगे बात करेंगे। ओमेगा 6 में आपका GLA पाया जाता है, ओमेगा 9 में आपका ओलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। ओमेगा 9 में आपका ओलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद जो आपके इसेंशियल होते हैं वे आपको पता है दो ही होते हैं, लिनोलेनिक एंड लिनोलेइक एसिड। जो आपका लिनोलेनिक होता है वो होता है अल्फा, वो होता है ओमेगा 3, ठीक है ना। वो होता है जो आपका इसेंशियल फैटी एसिड होता है, उसमें आपका जो लिनोलेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं ओमेगा 3। और जो आपका ओमेगा 6 के नाम से जाना जाता है इसको बोलते हैं लिनोलेइक एसिड। आप कभी भी जब कभी भी रिफाइंड खरीदो, कोई सा भी ऑयल खरीदो, ठीक है ना, तो उसमें देखो आपको जब वहाँ पर कंपोजिशन लिखी हुई जाती है तो वहाँ पर आपको ये दोनों नाम मिल जाएंगे, लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड। ओमेगा 3 या फिर इस नाम से मिल सकता है आपको, या फिर वहाँ पर लिखा होगा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ठीक है ना, इस नाम से आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में नहीं बन पाते और इस बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको याद कर लेना, ठीक है ना, कि नॉन इसेंशियल, चाहे नॉन इसेंशियल इतना करना ना करना, आपके जो है इसेंशियल वाले कर लेना कि ओमेगा 3 आपके लिनोलेनिक को बोलते हैं एंड ओमेगा 6 जो बोलते हैं आपके लिनोलेइक को बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना। जो आपके ओमेगा 3 होता है इसमें IPA पाया जाता है एंड DHA पाया जाता है। जो आपका ओमेगा 6 होता है उसमें GLA एंड ओमेगा 9 में आपका ओलिक एसिड पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़े और आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, चाहे आपकी IPA हो, GLA हो या फिर आपका DHA हो। अगर आपका IPA और DHA साथ है तो इसको बोलते हैं ओमेगा 3, जो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली बन पाता है। ये इसकी फुल फॉर्म है। किसी को अगर फुल फॉर्म देखनी हो या फिर याद करनी हो तो फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका GLA है, यानी कि गामा लिनोलेइक एसिड, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म ये रही। इनके फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखे हुए हैं, ठीक है ना। PDF आपको मिल जाएगी, आप देख लेना। इसके बाद तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि फैट्स एंड फैटी एसिड होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स में हम पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड फैट्स में आपके एनिमल्स फैट्स पाए जाते हैं, बटर्स पाए जाते हैं एंड लार्ड पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अनसैचुरेटेड क्या होता है, यानी कि वनस्पतिक ऑयल, जिसको हम वनस्पतिक ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड आपके मोनोसैचुरेटेड फैट्स। जो आपके मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें आपका सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। और उसका एग्जाम्पल आपका ओमेगा 9 फैटी एसिड है। ओमेगा 9 फैटी एसिड आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो याद रख लेना, ओलिव्स ऑयल्स में मिलता है, एवोकाडोस में मिलता है, पीनट्स यानी कि मूंगफली में मिलता है, आलमंड्स यानी कि बादाम में मिलता है, ठीक है ना। ओलिव्स के जैसा ही आपका होता है एवोकाडोस, ठीक है। अगर आपने ओलिव्स देखा तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैंने भी ओलिव्स नहीं देखा, फोटो में काफ़ी बार देखा, रियलिटी में मैंने ओलिव्स नहीं देखा, ठीक है। तो जो है आप गूगल करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं रखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब दो या फिर दो से अधिक आपके डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें आपके अलग अलग लाइक सेलफिश, फिश, इनके जो है आपके मतलब ऑयल्स आते हैं। ओमेगा 6 में आपके कॉर्न ऑयल्स आ सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल्स आ सकता है,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके ऑयल्स आ सकते हैं। और याद रख लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सनफ्लावर ऑयल स्टार्ट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ अगर आपको और भी ज़्यादा है, अगर आप एक मतलब मीट खाते हो तो देखो, अगर आप नॉन वेजिटेबल्स हो यानी कि आप मीट वगैरह खाते हो, मैं तो एक्चुअली खाता नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेबल्स हूँ, तो आप यहाँ पर फिश ऑयल ले सकते हो, सेल फिश ऑयल ले सकते हो, ठीक है ना। इनसे क्या होगा, इनसे आपको जितने भी इसेंशियल हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। वे सब फैटी एसिड मिल जाएंगे। या फिर अगर आप नॉन वेजिटेबल्स हो, ठीक है ना, सॉरी वेजिटेबल्स हो, तो आप सनफ्लावर ऑयल्स या फिर कॉर्न ऑयल्स ले सकते हो, ठीक है, अपने डेली रूटीन लाइफ में, ठीक है। तो इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। जो सैचुरेटेड होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है ना, जो सैचुरेटेड होते हैं उनका जनरल फार्मूला CH3 CH2 का होल एन, ठीक है, इसके बाद C डबल बॉन्ड COOH होता है, ठीक है ना। जो आपके सैचुरेटेड होते हैं, द सिस्टमेटिक नेम्स गिव्स द नंबर ऑफ कार्बन विद द सफिक्स अनोइक, ठीक है ना। याद रख लेना, जो सैचुरेटेड होते हैं उनके लास्ट में जो सफिक्स होता है वो होता है एनोइक। इसके एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है ना, हैज 16 कार्बन एंड द सिस्टमेटिक नेम इज हेक्साडेकानोइक। हेक्सा का मतलब 6 और डेका मतलब एक डिकेड यानी कि दशमलव यानी कि 10, ठीक है ना। और पीछे लगा दिया इन्होंने अनोइक, ठीक है ना, पीछे क्या लगा दिया इन्होंने अनोइक। तो इसका मतलब समझो, हेक्सा मतलब 6 और डेका मतलब डेकोन, जिसको हम बोलते हैं एक दशक में 10 साल, सॉरी एक दशक में आपके, वैसे एक दशक में आपके 10 साल ही होते हैं। तो यहाँ पर डेका का मतलब 10 ही है, ठीक है ना, और लास्ट में लगा दिया आपका अनोइक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बन गया 16, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बन गया 16 बन गया। तो आपको रटने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका सैचुरेटेड है उसके पीछे यहाँ पर अनोइक लग जाता है, ठीक है ना। और मैंने आपको एस एंड एस ट्रिपल एस जो है रूल यहाँ पर बता रखा है। यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, सॉलिड होगा और आपकी चैन कैसी होने वाली, स्ट्रेट होने वाली है। जबकि जो आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आएगा होता है हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड, यानी कि जो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके पास 2 या फिर 2 से अधिक आपके डबल बॉन्ड होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद इसके भी जो इसका सफिक्स होता है इनोइक होता है, ठीक है ना। इनोइक इसका सफिक्स होता है, जैसे कि ऑक्टा डेकेनोइक, ठीक है ना, ऑक्टा डेकेनोइक। तो यहाँ पर इनोइक लग गया यहाँ पर अनोइक था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ई था, ठीक है ना, यहाँ पर ए यहाँ पर ई, ठीक है ना। ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टा का मतलब होता है 8। और यहाँ पर डेक मतलब 10 को बोला गया है, यानी यहाँ पर 10 प्लस कर दो। और इनोइक मतलब आपके अनसैचुरेटेड, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें आपकी 18 हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। कितने कार्बन है, 18 हाइड्रोकार्बन है। एग्जाम्पल इसका देखो, ये है ओलिक एसिड, ठीक है ना, ओलिक एसिड। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि आपके जो ओलिक होता है उसमें आपके 18 हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद डबल बॉन्ड आर नियरली ऑलवेज फाउंड इन द सिस कॉन्फ़िगरेशन। याद रख लेना, जो आपका फैटी एसिड होता है उसमें जो डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमेशा कैसी कंडीशन में होने वाली है, सिस फॉर्म में आपकी होने वाली है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका सैचुरेटेड होता है वो आपका सॉलिड होता है एट ए रूम टेम्परेचर हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका जो TM होगा वो कैसा होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए रूम टेम्परेचर पे कैसा है, सॉलिड है। जबकि जो आपका अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होने वाला है और इसका जो TM है वो TM इसका कैसा होने वाला है, लो होने वाला है, ठीक है ना। तो TM कैसा होने वाला है, इसका लो होने वाला है। ये 2 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ये आ गया, देखो अब आपको याद करने वाली बात। अब इसको एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है ना, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप इस टेबल को याद रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टेबल को याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस टेबल को हम ऐसे याद नहीं रख सकते। तो इस टेबल को हमें याद रखने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक बनानी
पड़ेगी, ठीक है ना कोई यहाँ पर हमें ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ, तो तब तक आप वेट कर सकते हो या फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हो। तो इसका जो कोड बनने वाला है, देखो पहला यहाँ पर लोरिक एसिड है, फिर मिरिस्टिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, अराकेडिक एसिड है, पाल्मिटोलेइक एसिड है, ओलिक एसिड है, लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है एंड देन अराकेडिनोइक एसिड है, ठीक है ना। तो इसका कोड है आपका LMPSAPOLLA, लल्लू लाल, ठीक है ना, लल्लू लाल MP से, ठीक है ना, लल्लू लाल MP से अभी, ए से अभी, P से पोल POLL पोल A सिलेक्ट किए, ठीक है ना, यानी कि लल्लू लाल MP से अभी पोल A सिलेक्ट किए। तो आप इसको याद रख लेना, इसका कोड लिख लेना कि लल्लू लाल या फिर L से आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं लल्लू कहूँगा कि लल्लू लाल MP से अभी पोल A सिलेक्ट किए, ठीक है ना। तो ये तो था, देखो इसको याद रखने की आपको कोशिश करनी थी, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका मतलब जो आपका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड का, वो किसके बेस पर डिपेंड करता है, क्या चीज़ है जिसके बेस पर हम जो फैटी एसिड है उसको डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये आपका जो सिस्टमेटिक नाम है डोडेकेनोइक एसिड है, ये टेट्राडेकेनोइक एसिड है, हेक्साडेकेनोइक एसिड है, तो किस बेस पर हम इसको बोल सकते हैं वो देख लो। तो देखो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि या तो आपका कार्बोक्जिलिक रेफरेंस सिस्टम, यानी कि जब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड के कार्बन से, यानी कि कार्बन वन आपका हो रहा था क्या, यहाँ पर अगर कार्बन 1 से हम स्टार्ट कर रहे थे, कहाँ पर चला गया वो हमारा, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर बताया था, यहाँ पर। अगर इस कार्बन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये था हमारा कार्बोक्जिलिक रेफरेंस सिस्टम, ठीक है ना, ये कैसा था, कार्बोक्जिलिक रेफरेंस सिस्टम। बट अगर हम इस ओमेगा से स्टार्ट करेंगे तो ये तब कहलाएगा ओमेगा रेफरेंस सिस्टम, ठीक है ना, ओमेगा रेफरेंस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है ना। बट इसके बाद अब किन बेस पर क्या कंडीशन है जिसके ऊपर हम इसको सिस्टमेटिक नेम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि कार्बन, ठीक है ना, कि कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। इसके बाद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं। तीसरी बात कि जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है ना, उनकी पोजीशन कहाँ पर है। यानी कि सबसे पहली बात हम देखेंगे कार्बन, ठीक है ना, कि कितने कार्बन नंबर है, जो आपका हाइड्रोकार्बन है उनका कितना नंबर है, इतना तो हम पता है। देखो सारी की सारी रीडिंग आपको इवन चमक रही है, 12 14 16 18 20 16 18 18 20, ठीक है ना, यानी कि सारी की सारी रीडिंग कैसी है, इवन है। ये आपके कार्बन एटम है, तो एक तो डिपेंड करेगा ये कार्बन एटम पे, दूसरा डिपेंड करेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है ना, कितने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तीसरा ये बात करेगा कि जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है, वो 12वें स्थान पे, जो अगर आपके 16 हाइड्रोकार्बन की चैन है तो उस पर 10वें स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, 13वें स्थान पे है, कौन से स्थान पर आपका जो है डबल बॉन्ड बनना है, यानी कि किन्हीं दो। अब देखो यहाँ पर एक बात और याद रख लेना, मैं आपको पीछे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो अगर आपका ये डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये किसके बीच में बनना है, तो हम कैसे कह सकते हैं हम, तो देखो अगर कार्बोक्जिलिक ग्रुप से चलेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बोलेंगे हम 9, इसको क्या बोलेंगे 9, एंड ये हो जाएगा आपका 10। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना, वो 9 और 10 के बीच में बना। बॉन्ड कहाँ पर बना आपका, 9 और 10 के बीच में बना हुआ है। और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, सिंगल डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सिंगल डबल बॉन्ड क्या है, यानी कि देखो भाई एक डबल बॉन्ड बनना है, लेकिन ये कैसा है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी है 1, इसका नंबर कितना है 1, तो इसलिए जो है इसको कहा हमने सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसको इसलिए हमने क्या कहा, सिंगल डबल बॉन्ड। और कहाँ पर बनना है,
9वें हाइड्रोकार्बन और 10वें हाइड्रोकार्बन के बीच में ये बन रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए बैक हो लेते हैं उसी डायग्राम पर अपने। ठीक है, ये आपका डायग्राम था। तो यहाँ पर देखो हमें पता चलेगा कि सिस्टमेटिक नेम हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो देखो जो आपका लोरिक एसिड होता है उसको बोल देते हैं हम, जो उसमें देखो 12 आपके कार्बन पाए जा रहे हैं। 12 कितने पाए जा रहे हैं? कार्बन। डबल बॉन्ड उसमें कुछ कोई उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर कोई सा भी बॉन्ड होता तो यहाँ पर हम पोजीशन के लिए ट्राइंगल लगते हैं। देखो जिसमें भी आपका बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, ट्रिपल हो, चाहे 4 हो, उसमें आपको ये जो ट्राइंगल है ये देखने को मिलेगा। और याद रख लेना, आपका जो बॉन्ड पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, वो आपका कैसी कंडीशन पे पाया जा रहा है? सिस कंडीशन पे पाया जा रहा है, इसलिए 6 रखा। ठीक है ना, इसलिए आपका 6 रखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर, अब अगर इसमें 12 कार्बन पाए जा रहे हैं तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं डू डेकोनोइक एसिड। डू का मतलब 2, यहाँ पर 2 आने वाला है। ठीक है ना, यानी कि देखो जिस प्रकार से डाई होता है ना, तो डाई को यहाँ पर डो कर दिया, डाई को डो कर दिया डैक। यहाँ पर देखो डेकोनोइक एसिड यानी कि डैक, यानी कि एक डेकेट मतलब 10। यहाँ इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर आपको 2 डेकोनोइक मिल गया, इसका मतलब है 12, यानी कि 2 ये 10 ये। ठीक है ना, आपको मैंने देखो ये याद रखने की ट्रिक है कि 2 तो आपका ये एंड डेकोनोइक यानी कि 10 ये, 2 और 10 12। ठीक है ना, और इसमें जो है बॉन्ड आपका कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना हमें सिस देखने को मिल रहा है इसमें, ना हमें यहाँ पर ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका कोई सा भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा। अब देखो ये ये यहाँ पर 14 है, यानी कि टेट्रा डेकोनोइक यानी कि 4 ये 10 ये 14 हो गया आपका। ठीक है ना, और ये आपका पाया जा रहा है मिरिस्टिक, जो आपका मिरिस्टिक एसिड है उसमें पाया जा रहा है। ठीक है ना, लोरिक में आपका 12 पाया जा रहा है। अभी देखेंगे कि किस प्रकार से आपका ये पाया जा रहा है। अभी मैंने यहाँ पर जो आपको निमोनिक्स दिया है ये याद करने के लिए दिया है। पाल्मिटिक एसिड को आपको बोलते हैं हेक्सा डेकोनोइक एसिड। हेक्सा मतलब 6, डेका मतलब 6। ठीक है ना, सॉरी डेका मतलब 10, हेक्सा मतलब 6, यानी कि 10 और 6 16। स्टेरिक एसिड ऑक्टा डेकोनोइक, ऑक्टा मतलब 8 और डेकोनोइड मतलब 10, यानी कि 10 और 8 होगा आपका 18। इकोसोनिक, इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है 1 यूनिट। इको का मतलब क्या होता है यहाँ पर? 1 यूनिट, और 1 यूनिट आपके किसके बराबर? 10 के बराबर है। ठीक है ना, तो इकोसोनोइक एसिड का ही मतलब यहाँ पर यही आ जाता है। वैसे इकोसोनोइक को अगर हम देखें तो याद रख लेना, इकोसोनोइक का असली मतलब जो सही मतलब होता है वो 20 होता है। ठीक है ना, वो होता है 20। इकोसोनोइक का मतलब होता है आपका 20। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर डेक का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, तो इको का मतलब होता है आपका 20। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक देखो इसमें कोई भी आपका डबल बॉन्ड नहीं मिलना। जो आपका अराकेडिक था, अराकेडिक तक आपका कोई भी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है ना, ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है। मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपका सिंगल बॉन्ड बनेंगे, यानी कि यहाँ पर 0 डबल बॉन्ड मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपके यहाँ तक आपके कैसे हैं सारे के सारे, ये हैं आपके सिंगल बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड तक है। यानी कि लल्लू लाल एमपी से यानी कि लल्लू एमपी से अभी, यानी कि इतने जो हैं आप याद रख सकते हो, ये सारे कैसे हैं? ये सैचुरेटेड मान रहे हैं। ठीक है ना, लल्लू लाल एमपी से या फिर लक्ष्मण एमपी से अभी। ठीक है ना, लक्ष्मण एमपी से अभी, इतने तक आप याद रख सकते हो। L4 लोरिक, M4 मिरिस्टिक, P4 पाल्मिटिक, S4 स्टेरिक, A4 अराकेडिक। ठीक है ना, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। यानी कि अब देखो यहाँ पर कैसे बढ़ना है? 12 14 16 18 20। अब कार्बन एटम इसमें कैसे देखना है? 12 से स्टार्ट करना है और 20 तक चले जाना है। 12 14 16 18 20। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको आराम से याद होने वाले हैं। देखो अब ये आपको नाम याद हो जाएंगे। लोरिक जो होता है उसका सिस्टमेटिक नेम डोडेकोनोइक होता है, उसमें कार्बन एटम 12 पाए जा रहे हैं, डबल बॉन्ड 0 पाए जा रहे हैं। पूरा एक भी किसी से अगर स्टेटमेंट पूछ लिया
तो जैसा आप अगर आपसे मान लो पाल्मिटिक से पूछ लिया, ठीक है ना, स्टेटमेंट CSIR में पूछ लिया पाल्मिटिक में से, तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि पाल्मिटिक हेक्साडेनोइक एसिड बनाता है क्या, या फिर हेक्साडेनोइक नाम से जाना जाता है क्या, जिसमें आपके 16 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको बताना होगा कि बताइए स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो आपको अगर आप इस कोड को याद रखोगे तो कोड, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, देखो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो आप बता सकते हो कि हाँ पाल्मिटिक एसिड जो है उसका नाम हेक्साडेनोइक एसिड है, और जो है उसमें 16 कार्बन होते हैं, 0 उसमें डबल बॉन्ड आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे पोल ए, ठीक है ना, लास्ट में जो बचे आपके वो कहलाते हैं पोल ए। 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे, ठीक है ना। इसको अगर आप पहले एक बार जो निमोनिक्स है उसको लिख के देख लेना, 5 ऊपर कर देना 5 नीचे कर देना, टोटल आपके 10 हो रहे हैं, 10 फैटी एसिड है, ठीक है ना। नीचे वालों का नाम है पाल्मिटोलिक, यहाँ पर पाल्मिटिक था, यहाँ पर पाल्मिटिक था, यहाँ पर आपका पाल्मिटोलिक है, ठीक है ना, पाल्मिटोलिक है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा, वो कहाँ पर पाया जाएगा, उसकी पोजीशन रहेगी आपकी 9B, ठीक है ना, उसकी पोजीशन कौन सी रहेगी, 9B पोजीशन होनी है। और सिस आपका जो है फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब जितने भी आपके डबल बॉन्ड बनने हैं वे सारे सिस पोजीशन पे ही बनेंगे, ठीक है ना, बट पोजीशन का नंबर क्या है 9, तो आपको याद रखना है 9। इसके बाद ओलिक आ जाता है, ओलिक में भी आपका सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पर जो है आपका 9B पोजीशन होती है, ठीक है ना। इसके बाद लिनोलेइक एसिड आ जाता है जिसमें आपकी 2 पोजीशन होती हैं, एक तो नंबर 9, एक नंबर 12, नंबर 9 और नंबर 12, और सारे के सारे 6 पोजीशन पे ही बनते हैं। फिर लिनोलेइक एसिड आ जाता है जिसमें आपकी जो पोजीशन होती है 9 12 15, 9 12 15, ठीक है ना, जो कि आपकी जो है सारी के सारी पोजीशन मैंने आपको बता दी है 6 होने वाली है। इसके बाद अराकिडोनोइक आ जाता है जिसकी पोजीशन 5 8 11 4 होती है। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। यहाँ पर याद रख लेना 16 18 18 20, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग है ऊपर आपकी 12 से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर आपकी 16 से स्टार्टिंग हो रही है, 16 बीच में 3 18 18 है और 20, और स्टार्टिंग में जो है आपका जो है पाल्मिटेलिक एंड ओलिक में सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड बनना है। इसके बाद आपके 2 3 4, या फिर आप कह सकते हो कि देखो पहला का पहला रख लेना, उसके बाद गिनती स्टार्ट कर देना 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। यानी कि देखो अभी तक ऊपर 0 बन रहे थे, तो इतने सारे 0 बने तो हमें मतलब एक भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 1 रख सकते हो। फिर इसके बाद 1 रखने के बाद आप 1 से स्टार्ट करना 1 2 3, यानी कि इस ओलिक एसिड में हमारा एक जो है डबल बॉन्ड बना, उसकी पोजीशन थी 9। आपका जो इसके बाद जो है ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड में आपका एक बॉन्ड बना जिसकी पोजीशन थी आपकी 9। फिर इसके बाद लिनोलेइक एसिड बना जिसकी पोजीशन थी, जिसकी जो है जिसमें डबल बॉन्ड था आपके 2, जिसकी पोजीशन थी 9 और 12, 9 और 12। लिनोलेइक एसिड जो था उसमें 3 बॉन्ड बने जिसकी पोजीशन थी 9 12 15। इसके बाद अराकिडोनोइक बना, ठीक है ना, जिसकी पोजीशन थी, जिसमें जो डबल बॉन्ड थे वे थे आपके 4, ठीक है ना, जिसमें बॉन्ड क्या थे 4 बॉन्ड थे, ठीक है ना। पोजीशन क्या थी 5 8 11 14। अब आप इन सब में एक बात देखो, अब आप इन सब में एक बात देखो कि आपको जो गैप मिल रहा है, जैसे 9 12 हो गया, 9 12 15 हो गया, ठीक है ना, तो इनमें गैप आपको 3 का मिल रहा है। यहाँ पर देखो 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 12 9 12 15, यहाँ पर 5 8 11 14, यानी कि यहाँ पर भी गैप आपको 3 का ही मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी गैप आपको 3 का ही मिलेगा। अब देखो इसके नाम देख लो, जैसे कि यहाँ पर हेक्साडेनोइक, हेक्सा का मतलब 6, डेकोनोइक का मतलब आपका क्या होने वाला 10, यानी कि 16 कार्बन होने वाले हैं। ओक्टा, ओक्टा का मतलब 8, डेकोनोइक का मतलब 10, तो यहाँ पर कितने होने वाले हैं 18। इको, इको का मतलब मैंने आपको 20 बताया है, इको का मतलब आप 20 ही याद रख लेना, ठीक है ना। बस इतना नाम था, तो अब आप इस कोड को मत भूलना, और अगर आपने ये कोड याद कर डाला तो आपके इसको प्रैक्टिस करना है कि लक्ष्मण MP से अभी पोल ए सिलेक्ट किया, ठीक है ना, लक्ष्मण MP से अभी पोल ए सिलेक्ट किए। और ये देखो यहाँ तक जो है अभी तक, यानी कि ऊपर के 5 जो है सैचुरेटेड है, नीचे के 5 अनसैचुरेटेड है। बॉन्ड किस प्रकार से आपके बनना है, यानी कि स्टार्टिंग में 1 रख देना, फिर उसके बाद गिनती स्टार्ट कर देना 1 2 3 4, ठीक है ना।
इस ऊपर 12 से स्टार्ट होते हैं 20 तक जाते हैं, यहाँ पर 16 से स्टार्ट है, यहाँ पर भी 20 तक जाएंगे, बट इन बिटवीन जो मध्य में आपकी राशि आने वाली है वो कैसे आने वाली है, 18 18 18, ठीक है ना। तो आप इस बात को भी मत भूलना। तो ये था आपके सिस्टमेटिक नेम। आई होप गाइज ये आपको नेम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा ध्यान दे लेना। सिस पोजीशन क्या होती है, सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, डेल्टा का मतलब होता है पोजीशन, यानी कि सिस कॉन्फ़िगरेशन है, डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी रटने वाली नहीं है, रटने वाली केवल एक ही चीज़ है कि आपको ये इस कोड को, इस निमोनिक्स का पता होना चाहिए कि लक्ष्मण एमपी से अभी, लक्ष्मण एमपी से अभी पोल ए सिलेक्ट की है, ठीक है ना। केवीसी खेल रहे होंगे भाई, तो लक्ष्मण जी को फ़ोन लगाया गया, तो अमिताभ बच्चन ने कहा होगा कि हाँ फ़ोन लगाया जाए लक्ष्मण जी को। सॉरी मैं मिमिक्री नहीं कर पाता, ठीक है। तो लक्ष्मण जी जो थे, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण लाल जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण एमपी से पोल ए सिलेक्ट किए, ठीक है। तो चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। देखो अब मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने बात की थी कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर थक गए हो तो रिलैक्स लो, थोड़े वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद स्टार्ट हो जाना, बट मैं तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करके ही दम लेने वाला हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे फैटी एसिड की, ठीक है ना। देखो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कोई सा भी फैटी एसिड किस प्रकार से आपका मेल्ट होने वाला है, तो वो 3 प्रकार से डिपेंड करता है। पहला है कि चैन की लेंथ क्या है, ठीक है ना, यानी कि कार्बन के नंबर कितने हैं। अगर कार्बन के नंबर जितने ज़्यादा आपका जो फैटी एसिड का टीएम है, यानी कि जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो उतना ही ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि चैन जितनी लंबी, उसको पिघलने के लिए उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि देखो अगर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड हो रहा है तो वहाँ पर गैप है, यानी कि इसका मतलब जो हीट है वो जल्दी से पेनिट्रेट करेगी। यानी कि जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, अगर डबल बॉन्ड हुए, जितने ज़्यादा आपके डबल बॉन्ड हुए, उतना ही कम यहाँ पर टीएम होने वाला है, ठीक है ना। उतना ही कम क्या होने वाला है, यहाँ पर टीएम होने वाला है। और डबल बॉन्ड कहाँ पर पाए जाएंगे आपके, याद रख लेना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके डबल बॉन्ड पाए जा रहे थे, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड, वैसे तो ये मतलब यही था जो आपका दूसरा है, इसको ही आपका आगे बढ़ाया गया है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं। इसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल देते हैं। यानी कि याद रखना, जितने आपके डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, तो यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उतनी ज़्यादा होंगी, यानी कि टीएम जो है उतना ही आपका कम होने वाला है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। द लॉन्गर द चैन लेंथ द हायर द मेल्टिंग पॉइंट, जो मैंने आपको पहले वाले उसमें समझाया है। द ग्रेटर द डबल बॉन्ड द लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखो गाइज, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मेक्स अनसैचुरेटेड चैन मोर रिजिड, एज ए रिजल्ट अनसैचुरेटेड चैन कैन नॉट पैक देमसेल्फ इन क्रिस्टल एफिशिएंसी। यानी कि देखो अगर जो है अनसैचुरेटेड कंडीशन हुई, यानी कंडीशन कैसी हुई, अनसैचुरेटेड कंडीशन हुई, और जब हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, जब हम उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक जगह मिलाने की कोशिश करेंगे, तो जो आपकी बॉन्ड बेंडिंग हुई है, डबल बॉन्ड के कारण बेंडिंग हुई है, उसके कारण क्या होगा, वे सही से कॉम्पैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके बीच में गैप आ जाएगा। और अगर गैप आ गया, यानी कि हीट जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगी, यानी कि उसको कम ही आपकी जो है हीट की ज़रूरत होने वाली है। बस यहाँ पर यही पॉइंट लिखा गया है। और जो आपका जो सैचुरेटेड होता है, वहाँ पर कॉम्पैक्शन अच्छा हो जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर क्या होने वाला है, हाई होने वाला है, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको ये बात भी पता लगी होगी। इसके बाद, द अनसैचुरेटेड सिस फैटी एसिड विथ सिस कॉन्फ़िगरेशन हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपका अनसैचुरेटेड होगा, जितनी आपकी सिस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगी, उतना ही आपका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है,
ठीक है। एंड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका जो है देखो सैचुरेटेड में भी अब दो बे आ गई आपकी, ठीक है ना। अगर आपको सैचुरेटेड ही दे दी जाए, यानी कि 4 फैटी एसिड दे दी जाए, उसमें आपको चारों के चारों फैटी एसिड कैसे दे दी जाए, आपको अनसैचुरेटेड दे दी जाए, बट उनमें कंडीशन रखी जाए सिस एंड ट्रांस की, ठीक है ना, सिस एंड ट्रांस की। तब आपको बताना होगा कि किस फैटी एसिड का आपका मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर किसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है। तो याद रख लेना, द अनसैचुरेटेड सिस फैटी एसिड विद सिस कॉन्फ़िगरेशन हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो आपका सिस फॉर्म होती है वहाँ पर जो मेल्टिंग टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इसके कंपेयर में, ठीक है ना, इस सिस के कंपेयर में ज़्यादा होने वाला है। और देखो अभी तक हमने पीछे कैसी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, सारी की सारी सिस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, इसलिए उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कैसा था, वो कम था, ठीक है ना, लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर था। इतनी बात पता चली, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। जो बात मैंने अभी तक बताई है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए आगे बढ़ लेते हैं और कुछ और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर आपके कार्बन नंबर है, अगर कार्बन नंबर जितने ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उतने ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, मेल्टिंग जो पॉइंट है आपका उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि अगर 14 कार्बन है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 58 डिग्री सी, 16 कार्बन है 63, तो आपको यहाँ पर ये काउंटिंग याद नहीं रखनी, आपको केवल यही देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। दूसरी टेबल आपके डबल बॉन्ड्स की आ जाती है। तो देखो अगर जितने भी आपके डबल बॉन्ड इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाता जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि टीएम जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, तो टीएम यहाँ पर कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये दो फैक्ट याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो सैचुरेशन है यानी कि एक लकड़ी यहाँ पर, एक लकड़ी यहाँ पर, जब इनको कॉम्पैक्ट करेंगे तो ये आपस में एक के ऊपर एक कॉम्पैक्ट हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना, एक के ऊपर एक अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर मोर पैक्ट होगा, यहाँ पर मोर पैक्ट होने वाला है, मोर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा और इसका मोर मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोर है सब जगह, इसका एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। जबकि जो आपका अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना, यहाँ पर UN, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ UN, यानी कि जो आपका अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में क्या है कि जो कॉम्पैक्शन है वो ही सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, जो आपका कॉम्पैक्शन है वो ही सही से नहीं हो पाएगा, यानी कि लेस पैक्ड होगा तो यहाँ पर लेस होने वाला है, लेस हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा, यानी कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है। जैसे कि आपका ओलिव्स ऑयल्स, कॉर्न ऑयल्स, ठीक है ना, तो ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके जो है मेल्टिंग पॉइंट अब आपने देख लिया होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। अब इनके एक एक एक्सेप्शन है, यानी कि अब इनके एक्सेप्शन क्या है तो वो हम बात करेंगे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तब, ठीक है ना, कि किसका क्या एक्सेप्शन है। कोई एक लिक्विड, अगर कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड कहीं कहीं पर आपका सैचुरेशन शो करता है, और अगर कोई आपका जो है सॉलिड है तो वो आपका अनसैचुरेटेड शो करता है। तो उस चीज़ को एक एक है, ठीक है ना, तो एक्सेप्शन वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही देखने वाले हैं। तो ठीक है, इतनी बात हमें पता चली मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है। तो अभी तक गाइज हमने अपना जो है फैटी एसिड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने अपना फैटी एसिड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हमने सब चीज़ पढ़ा कि आपका सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, कौन सा एग्जाम्पल किसका है, किसका क्या नाम है। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स के ऊपर, ठीक है ना, जिसमें हम डिटेल में ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स को पढ़ेंगे। इसके बाद फास्फोलिपिड को पढ़ेंगे, जिसमें हम इन तीनों लेक्चर को मैं एक साथ लेने की कोशिश करूँगा, यानी कि इन तीनों टॉपिक को एक ही लेक्चर में कवर कराने की कोशिश करूँगा। फिर इसके बाद एक लेक्चर इसका होएगा, एक लेक्चर इसका होएगा, यानी कि 1 2 3 एंड 4। इसके बाद अभी आपके 4 लेक्चर बच रहे हैं, ठीक है ना, और 4 लेक्चर ये कहीं 5 लेक्चर में ना बदल जाएं, क्योंकि मैं जब समझाने बैठता हूँ किस चीज़ को तो आपको पता है बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में समझाता हूँ।
ठीक है ना। देखो कराने को तो मैं इसको आपको 1 घंटे में सारे के सारे करवा देता, बट उससे फ़ायदा कुछ नहीं था, आपका ही नुकसान होने वाला था, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से कितना पढ़ना है और कहाँ से आपका आता है। ठीक है ना। नहीं तो सिंपल सा था कि आपका जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड में 2 प्रकार का होता है, आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, आपका सॉलिड पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड पाया जाता है। बस इतना बताता और आगे चल पड़ता। ठीक है ना। तो इतना जो मैंने आपको मेल्टिंग टेम्परेचर वगैरह पढ़ाया है, ये आपका CSIR में काम आने वाला है, क्योंकि डेप्थ में जा करके लिपिड्स में से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम इस लेक्चर को यहीं पर अपना एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ट्राइग्लिसराइड एंड बैक्स के लिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।